आईबीपीएस पीओ में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म 12 लाख से ज़्यादा है और कंपटीशन कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाख बच्चों में बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है आईबीपीएस पीओ में। लेकिन अगर हम बात करें क्लरिकल एग्ज़ाम्स की तो यहाँ भी कंपटीशन कम नहीं रहता। एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल, ये दोनों ही ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पर मैक्सिमम आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे, लगभग 10 से 12 लाख हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन एक टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड मेंस? अगर आपका भी टारगेट है कि आपको एसबीआई क्लरिकल या आईबीपीएस क्लर्क सिंगल शॉट में क्वालिफाई करना है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है अभी से। और वो किस कैटेगरी में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। इतना है कि ये स्ट्रेटेजीज अगर आपने फॉलो कर ली स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको मैं बताऊंगा, तो सिलेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका प्री और मेंस बहुत ही प्यार से क्वालिफाई होगा। नो डाउट मेहनत मांगता है, मेहनत लगेगी। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए के जो स्टूडेंट है ये उस लेवल पे है जो या तो रिपीटर्स में है या फिर बिगिनर्स में है। अब रिपीटर्स में वो बच्चे जो 2 साल से 4, 5, 7, 8 साल से 10 साल से एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और बिगिनर्स में वो बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी शुरू की है और उनका जो टारगेट है वो पहला एग्जाम है क्लेरिकल का देना 2025 का। अब अगर आपकी परसेंटाइल रिपीटर हो या फिर बिगनर हो और 50 से नीचे आपकी आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के मॉक में परसेंटाइल आ रही है, या अगर आप पीओ लेवल के मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हो प्री के, वहां भी आपकी परसेंटाइल 50 से कम आ रही है, तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको करनी है अगले 1 महीने तक, यानी कि 31 अगस्त तक, या अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं उस एक दिन से लेकर कम से कम 3 से 4 हफ्ते आपको ये अप्लाई करना है। डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 मॉक प्री के अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको फोकस करना है पीओ के प्रीलिम्स मॉक पे। आपको क्लरिकल के मॉक पे फोकस नहीं करना। इसका लॉजिकल रीजन मैं आपको आगे दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं करना। तो पीओ के प्रीलिम्स मॉक पे आपको फोकस करना है। उसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस की, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। कैटेगरी बी में वो बच्चे जिनकी परसेंटाइल काफ़ी डिसेंट आ रही है, यानी कि 70, 80, 90 इनकी परसेंटाइल या 90+ आ रही है, तो इनको डेली बेसिस पे एक मॉक भी देंगे, दो भी देंगे तो आराम से काम चल जाएगा। लेकिन लगाने आपको पीओ के मॉक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लरिकल के मॉक नहीं लगाने, लेकिन पीओ के मॉक अब मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। जो पीओ प्रीलिम्स के मॉक होते हैं ना, उसका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो क्लरिकल लेवल से डबल होता है लेवल। तो अगर आप पीओ के प्रीलिम्स मॉक को टैकल करना सीख जाते हो, वहां पर आप टॉपर्स के परसेंटाइल फेच करना सीख जाते हो, तो क्लरिकल के मॉक आपके लिए केक वॉक बन जाता है एकदम आसान से। यानी कि एग्जाम में अगर 20 मिनट का टाइम है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का, तो यकीन मानिए 17 से 18 मिनट में आप हर एक सेक्शन को फिनिश करते हुए चले जाएंगे, अगर आप पूरा फोकस करते हैं जो पीओ के प्रीलिम्स के मौके उस पे। लेकिन अगर आप क्लरिकल के मॉक पे ही अटक के रह गए तो आपका लेवल भी क्लरिकल वाला ही अटक के रह जाएगा। आप एक्स्ट्रा एज नहीं ले पाओगे। तो पीओ के प्रीलिम्स के मॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। ब्लाइंडली मेरी बातों को फॉलो कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया एफर्ट, या अगर अभी भी आपने क्लरिकल के मॉक पे ज़्यादा फोकस किया, सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि 90% जो मॉक है अगले 1 महीने या कम से कम 3 से 4 हफ्ते, वो आप पीओ के प्रीलिम्स लेवल के लगाओ, और बाकी 10% मॉक आप क्लरिकल लेवल के लगा सकते हो। ये तो पहली कंडीशन है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। देखिए, उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। मेंस एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। अगर आप एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क कोई भी एग्जाम टारगेट करोगे, तो उसके अंदर एक तो रीजनिंग आता है मेंस में, एक क्वांट आता है आपको मालूम होगा, एक इंग्लिश और एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 50 नंबर की आती है। इसको आप
अवॉइड नहीं कर सकते। जो करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आएगा, एज लेगा, सिलेक्शन भी उसके ज़्यादा होने के चांस है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग और क्वांट जो बच्चे मेंस में जाने वाले हैं, 90% का लेवल सेम रहता है। यकीन मानिए, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। जितने स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्टेड है, उन सभी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे पिछले 6 साल में जो डेटा निकल के आए मेरे सामने, वो यही है कि रीजनिंग और क्वांट में 90% बच्चे सेम होते हैं हर एक मेंस एग्जामिनेशन में। जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है सिलेक्शन का, वो इंग्लिश और करंट अफेयर्स रहता है। अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल लाइक राइट अप्रोच। लेकिन अगर आपने फोकस ही पूरा रीजनिंग क्वांट पे कर लिया और इन दोनों को आपने निगलेक्ट कर दिया, या इन दोनों में से आपने किसी को भी वीक छोड़ दिया, आप रिस्क फैक्टर में बने हो। 50-50 कुछ भी हो सकता है, पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। तो जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो, तो फेल होना ही क्यों है? थोड़ी और मेहनत करो। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि इंग्लिश को, करंट अफेयर्स को, रीजनिंग और क्वांट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है मेंस के लिए। देखिए, जो प्री की आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर मॉक्स की, उसमें से आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये तीनों प्रैक्टिस हो रहा है। तो आपको फुल मॉक के अलावा कुछ भी नहीं करना। ना ही आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, फालतू की चीजें होती है, अवॉइड करो इसको, कोई फायदा नहीं है। जो रियल टाइम प्रेशर होता है 1 घंटे का, वो फुल मॉक से लो और वहीं पे अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कब कौन सा रिएक्शन देना है, क्या आपको गलतियां नहीं करनी, क्या आप गलतियां कर रहे हो जिसको आपको सुधारना है, वो आपको फुल मॉक से पता चलता है। दूसरी चीज, आपको वीडियो से, पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं करनी प्री की। करते हो तो करना बंद कर दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्यों खाम खा रिपीटर की कैटेगरी में आ रहे हो बार बार? अगर आपको 5 साल 6 साल एग्जाम देते हुए हो गए या 4 साल हो गए, तो वो गलतियां रिपीट क्यों कर रहे हो? अभी भी मौका है, मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपका जब सब कुछ प्रीलिम्स का हो रहा है, तो अलग से क्या करना बनता है? अलग से दो चीजें करनी बनती है। एक है इंग्लिश और दूसरा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आप कोशिश कीजिए कि अगर 12-13 चैप्टर है टोटल मिला के, तो कम से कम 5 से 7 जो चैप्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब ये जो चैप्टर है वो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। तो राइट अप्रोच पे एक क्वांट नाम से वीडियो है, जाके सर्च करना, 1 महीने पहले की है, वो देख लेना। वहाँ पर मैंने इन डिटेल बताया पूरा क्वांट के बारे में। वहाँ पर आप जितने पॉइंट्स हैं सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए बस एक ही काम करना है, दूसरा कोई काम बना ही नहीं है दुनिया में। वो है एडिटोरियल, आपको डेली रीड करना है एक, और उसकी समरी लिखनी है 50 से 80 वर्ड में। और इसी पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, हाउ टू रीड एडिटोरियल, वो भी जाके देख लेना, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही डाली है चैनल पे। ये कर लोगे तो आप प्रीलिम्स का और मेंस का इंग्लिश और अर्थमेटिक भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चले जाओगे। और ग्रामर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें, टाइम खराब होता है। आप फोकस करना है तो इस पे करो। ग्रामर करने का मन है तो कर लो, 15 मिनट 20 मिनट डेली बेसिस पे, वो आपके अकॉर्डिंग आपका टाइम है। लेकिन ये मैंडेटरी है, इनको स्किप करोगे तो सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी, इशू क्रिएट होगा। अब ये तो रीजनिंग और क्वांट की आपकी जो प्रैक्टिस है मेंस की, वो आपकी मेंस लेवल के मॉक से हो जाएगी। या तो मेंस लेवल के जो मॉक होते हैं, आप वो सबमिट करके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्री के मॉक होते हैं वो कभी भी सबमिट करके प्रैक्टिस नहीं करने होते। जैसे आपने मॉक शुरू किया प्री का, आपको वो मॉक फिनिश करना है टाइमर के साथ। लेकिन मेंस में ऑपोजिट होता है। मेंस के जो मॉक है इंग्लिश के अलावा, वो रीजनिंग और क्वांट और करंट अफेयर्स हमेशा सबमिट करने के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट। चाहे वो मेंस लेवल के फुल मॉक हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो, मैटर नहीं करता। पहले सबमिट करो, फिर प्रैक्टिस करो आराम से बैठ के। उसके अलावा वीडियोस और जो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है, उनसे भी आप मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मॉक लगाने के बाद जितना टाइम आपके पास बचेगा दिन का, उसमें से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है? सपोज कीजिए आपने 3 मॉक लगाए डेली के, वो भी प्यो प्री लेवल के। अब इसमें 3 मॉक में 3 घंटे हो गए, प्लस एनालिसिस इनका 2 घंटा लगा लो, तो 5 घंटे आपके यहाँ पर गए। अब उसके अलावा आपको इंग्लिश भी रीड करना है, एडिटोरियल और अर्थमेटिक भी करनी है। तो करीबन हम मान के चलते हैं कि 2 से ढाई घंटे आपके जा रहे हैं अर्थमेटिक में, प्लस इंग्लिश एडिटोरियल रीडिंग एंड समरी के अंदर। उसके अलावा आपको 2 से ढाई घंटे देने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए। अब मैक्सिमम बच्चे करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उनका कारण फेलियर का करंट अफेयर्स ही होता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, ये जाके देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है।
इन डिटेल आपको समझाया उसके बारे में कि बच्चे क्या गलती करते हैं, 5-6 घंटे डेली के खराब करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं, देन दे से एंड दे क्लेम कि करंट अफेयर्स टफ आता है। टफ नहीं होता, आपकी अप्रोच ही गलत है, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग अप्रोच। तो करंट अफेयर्स अगर आपको एनरोल करना है और प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो राइट अप्रोच एप्लीकेशन पे जाइए, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के 2 कोर्स है, जिसमें एक तो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स और नोट्स पीडीएफ है, और साथ में रिपीटर्स के टारगेट है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें आपको रिपीटर्स के टारगेट में प्री और मेंस के टारगेट भी मिलते हैं, जो कि वीकली होते हैं। और ये प्री और मेंस के जो टारगेट होते हैं ये आपको हेल्प करेंगे पीओ और क्लरिकल के सभी एग्जाम में, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, मैटर नहीं करता। बस आपको टारगेट्स डेडिकेटेडली फॉलो करने हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और करंट अफेयर्स तो आपको मिलेगा मिलेगा। अगर आपको टारगेट्स नहीं चाहिए रिपीटर्स वाले तो आप ओनली करंट अफेयर्स में एनरोल कर सकते हो। इसका जो प्राइस है लगभग 799 है डिस्काउंट के बाद, और इसका जो प्राइस है वो 999 है। SBI PO मेंस के बाद इसका प्राइस 1199 हो जाएगा, और ओनली करंट अफेयर्स का प्राइस 999 हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप अवेल कर सकते हो कर लो, गारंटी है कंटेंट सबसे टॉप नॉच होगा, बेस्ट होगा मार्केट में। हमारी मंथली नोट्स पीडीएफ जो है वो 50 से 70 पेज में खत्म हो जाती है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर, दे नो द क्वालिटी ऑफ राइट अप्रोच कंटेंट। अगर आपको डेमो देखना है इसका तो राइट अप्रोच एप्लीकेशन पे जाना, और कोर्स में जाके इसकी 2 वीडियोस और 2 नोट्स पीडीएफ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो के लिए, जाके देख लेना, दोनों ही में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए रीजनिंग और क्वांट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, तो जो आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके अलावा जो भी टाइम बचेगा आपका, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, वो टाइम आप रीजनिंग और क्वांट की मेंस की प्रैक्टिस पे कर सकते हैं। तो अगर आप टोटल टाइम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, तो धीरे धीरे जो आपके 3 मॉक है, ये 3 मॉक से जब आपका परसेंटाइल इंक्रीज होगा तो आप 1 मॉक पे भी आ जाओगे, 2 मॉक पे भी आ जाओगे। तो यहाँ पर आपका लगभग आराम से 2 घंटे के आसपास सेव हो जाएगा। लेकिन अभी आपको करीबन करीबन 9 से 11 घंटे का टाइम देना पड़ेगा अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपको मेंस का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपकी अर्थमेटिक फिनिश हो चुकी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा सेव हो जाएगा। अगर नहीं भी फिनिश हुई कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से चलो, करते हुए चलो, सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रीजनिंग और क्वांट को स्ट्रॉन्ग कर ले मेंस में तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये गलती मत करना। क्योंकि जो बच्चे करंट अफेयर्स और इंग्लिश को छोड़ देते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, सबसे पहले जाके फेल वही होते हैं मेंस एग्जाम में। तो आप कोशिश यही कीजिए कि बैलेंस लेके चलिए सभी में, और इंग्लिश के लिए मेंस में स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी जो आप एडिटोरियल और समरी कर रहे हो उस पर फोकस करो। उसके बाद जब आपका प्री एग्जाम फिनिश हो जाएगा, या अगर आपके पास और टाइम बचता है, तो आप मेंस के सेक्शनल मॉक वगैरह भी दे सकते हो, वो भी काफ़ी बेनिफिट करेंगे आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी मेंस की इंग्लिश ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। अभी आपकी प्रायोरिटी है कि आप पहले करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना शुरू करें, और अपना प्री का जो आपका लेवल है परसेंटाइल का वो बूस्टअप करके 90 प्लस लाना शुरू करें। कम से कम गिर पड़ के 80 तो आना ही चाहिए परसेंटाइल आपका। अगर इतना भी नहीं आ रहा और आप मेंस के पीछे पड़े हो पूरा कंप्लीट हाथ धो के, और प्री नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्री ही कर रहे हो, मेंस भी नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी गलती है। तो हमको बैलेंस लेके चलना है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करो, समझो मेरी बात को, कि प्री और मेंस को साथ में लेके चलो। अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो मेंस बिल्कुल मत करो, आपको कुछ भी नहीं आता। अगर अगर आपका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ, अगर आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है और आप रिपीटर की कैटेगरी में हो, तो फिर आप आराम से प्री के साथ मेंस कर सकते हो। प्री के जो नंबर है, जो परसेंटाइल है, उसका एकमात्र हैक है इंक्रीज करने का मार्क्स परसेंटाइल, वो है मॉक। इसके अलावा कोई दूसरा अभी तक टूल और हैक नहीं बना जिससे आपके प्री के जो परसेंटाइल है वो टॉपर में ना आए। अगर आपको जो प्री के मार्क्स और परसेंटाइल टॉपर्स में लेके आने हैं, तो जितना हो सकता है मॉक अटेम्प्ट कीजिए, आंख बंद करके अटेम्प्ट कीजिए। मेरे कहने से ज़्यादा नहीं, 3 हफ्ते अटेम्प्ट करो, 3 से 4 मॉक डेली बेसिस पे। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी प्रोग्रेस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कमेंट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी ग्रुप में डाले हैं, जहाँ पर मैंने बताया है कि बच्चों के परसेंटाइल 40-50 से इंक्रीज होकर एक महीने में 90-90 तक गए हैं आराम से। लेकिन करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है SBI क्लरिकल और IBPS क्लरिकल के लिए, इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ही फॉलो करनी है, ज़्यादा मैंने इसको होच-पोच नहीं किया। टाइम टू टाइम हम और वीडियोस लाएंगे जो कि सिर्फ सेपरेट होगी, जैसे रीजनिंग एंड क्वांट फॉर SBI एंड IBPS क्लर्क मेंस, देन इंग्लिश
फॉर SBI एंड IBPS क्लर्क मेंस एंड देन करंट अफेयर्स। इन सब पे भी हम अलग से डेडिकेटेडली बात करेंगे। अभी आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि रेडी रहो, यही सब चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है और यही हम फॉलो करेंगे और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे जाके वीडियो में।